हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, वो सेल चल रहा है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल की डेफिनेशन और सेल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद अपन ने दूसरी क्लास में पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स। तो ये हमारी सेल की, जो मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि अपन सेल में तीन टॉपिक पढ़ेंगे। सेल की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा टॉपिक है सेल डिवीजन। तो अपन ने जो फर्स्ट टॉपिक था अपना सेल की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर, उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि क्लास लंबी नहीं हो, आप भी बोरिंग फील नहीं करो, थोड़ा इंजॉय फील करो। तो जो फर्स्ट टॉपिक था अपना डेफिनेशन और स्ट्रक्चर, उसको मैंने सेल की डेफिनेशन और थोड़ी स्ट्रक्चर बताई, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। उसके बाद सेकंड क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आज थर्ड क्लास में जो कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन और स्ट्रक्चर का, उसमें पढ़ेंगे आज अपन ऑर्गेनेल्स। तो और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्लास को या इस वीडियो को शेयर करो, जिससे क्या इसका फायदा आपके फ्रेंड्स को, जो कोई गांव में रहता है, ऑनलाइन मतलब कोई क्लास नहीं ले पाता, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनेल्स। जो मैंने पहले बताया था आपको, आज पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनेल्स। जो सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, छोटे छोटे ऑर्गन्स, उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो अभी बात करते हैं अपन ऑर्गेनेल्स। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स पिछली क्लास में मैंने बताया था दोस्तों आपको, ये सेल है अपनी, मान लो, ठीक है। अपन ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल को चारों तरफ से कवर करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या क्या होता है, कैसे फ्लूइड कोई भी सबस्टांसेस को अंदर और बाहर करती है। तो ये बातें अपन ने पिछली क्लास में की थी। तो आज अपन करेंगे ऑर्गेनेल्स की बातें। अब ऑर्गेनेल्स और ऑर्गन, उससे सिमिलर वर्ड है ये। ऑर्गन, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन बड़ा होता है, कोई भी ऑर्गन होता है वो बड़ा होता है, और ऑर्गेनेल्स होते हैं वो छोटा होता है। मैंने अब इसके ऑर्गेनेल्स को अपन लिख सकते हैं, ऑर्गेनेल्स को कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल ऑर्गन। क्या लिख सकते हो, स्मॉल ऑर्गन, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो स्मॉल ऑर्गन होते हैं या स्मॉल ऑर्गन होते हैं, उनको ही ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गन्स होते हैं बड़े और ऑर्गेनेल्स होते हैं छोटे। तो सेल के अंदर मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था जब सेल का, तब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियस, फर्स्ट होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नेक्स्ट होता है गोल्जी अपरेटस, नेक्स्ट होता है गोल्जी अपरेटस, या गोल्जी बॉडी बोल सकते हो इसको। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट लाइसोसोम, उसके बाद होता है साइटोस्केलेटल,
ये साइटोस्केलेटल, माइक्रोफिलामेंट, ये छोटे छोटे फिलामेंट टाइप के, एक जाल टाइप के, मतलब फाइन नेटवर्क होता है इसका सेल के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें वो बाद में पढ़े, इसके साथ ही पढ़ेंगे अपन। सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, पर मेन जो इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे इंपोर्टेंट होते हैं। और फिर साइटोस्केलेटल, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये होते हैं। ये जो फिलामेंट टाइप के होते हैं, ट्यूब्स टाइप का भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब टाइप का होता है। ये होते हैं ऑर्गेनेल्स। अब इसमें एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस, फिर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आपको घर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही क्लास में पढ़ा दूंगा पूरा, यही याद हो जाएगा आपको। एक बार और रिपीट करते हैं। सेल में अपन ने पढ़ा था सेल की स्ट्रक्चर, उसके बाद सेल से जुड़ी कुछ बातें, फिर पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बनी होती है। अब आज पढ़ रहे हैं अपन ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स? स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, उस पे लटके हुए होते हैं या उस पे स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से जो दिखाया है ये साइटोप्लाज्म है, यहां लिख लो साइटोप्लाज्म। ठीक है, या साइटोसोल, साइटोसोल भी बोलते हैं इसको। अगर न्यूक्लियस को हटा दे और ऑर्गेनेल्स और प्लस जो साइटोसोल होता है उसको मिला के अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस को हटा के। तो ये जो फ्लूइड है सेल का, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उस पे लटके हुए होते हैं ऑर्गेनेल्स, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं। और सभी ऑर्गन्स सारे अपने मतलब अलग अलग अपने अपने स्पेशल वर्क करते हैं, वो स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज वर्क करते हैं। ये अपने अपने काम बटे हुए, इनके डिवाइड हुए हैं काम, किस ऑर्गन्स ऑर्गेनेल्स को क्या काम करना है वो सारे अपन अब बात करेंगे, क्या क्या फंक्शन होते हैं इनका। तो दोस्तों ये था अपना ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। और ये फिलामेंट्स होते हैं, साइटोस्केलेटल, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूक्लियस की। क्या बात करेंगे? न्यूक्लियस की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, इजी तरीके से समझा रहा हूं आपको। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियस। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। थोड़ा गोल बना देते हैं। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियस। सबसे पहली बात तो इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में मैं बता दूं आपको। जो न्यूक्लियस होता है ना, सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है, या सबसे बड़ा स्मॉल ऑर्गन या ऑर्गेनेल्स होता है, सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखो आप, न्यूक्लियस होता है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल या ऑफ दिस सेल। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है ये। और जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी सेल्स है उन सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सभी सेल में नहीं पाया जाता।
ये स्टार लगा लेना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, आरबीसी, वो भी कौन सी आरबीसी? मैच्योर आरबीसी। जो मैच्योर आरबीसी होती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। जो मैच्योर आरबीसी होती है इरिथ्रोसाइट, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जब अपनी आरबीसी का निर्माण कहां होता है? बोन मेरो में। जो बोन के अंदर लिक्विड भरा होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको बोन मेरो बोलते हैं, और उसी में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। और जब आरबीसी प्रोडक्शन होता है, तब उस टाइम जब ये अर्ली स्टेज में होती है, जब छोटी बच्ची होती है, तब इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। पर जैसे जैसे ये मैच्योर होती जाती है, इसकी उम्र बढ़ती जाती है। कितनी उम्र होती है आरबीसी की? कमेंट करके जरूर बताना। आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती है? ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका क्या काम होता है आरबीसी का? ये हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, एचबी बोलते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन, अपन टेस्ट करवाते हैं ना, हीमोग्लोबिन कितना है, खून कितना है, मतलब 8, 9, 10, 11 जो अपना रेंज होती है तो उस हीमोग्लोबिन को कैरी करती है, हीमोग्लोबिन को कैरी करती है ये। और जब कैरी करती है तो अगर इसमें न्यूक्लियस होगा तो उसको हीमोग्लोबिन को कैरी करने में दिक्कत होगी, प्रॉपर हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएगी वो। तो इस वजह से जब ये मैच्योर होती है तो उस न्यूक्लियस को निकाल देती है, वहां से न्यूक्लियस को रिमूव कर देती है, न्यूक्लियस को क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस फिर नहीं रहता, वो बाहर निकाल देती है न्यूक्लियस को। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों। ये स्टार लगा लेना। बॉडी की, हमारी बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, उसकी जितनी भी सेल्स होती है उसमें सभी में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, मैच्योर आरबीसी को छोड़ के सभी सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस जो पाया जाता है, ये कुछ मेन टॉपिक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है, वो मसल जो अपनी बोन से जुड़ी होती है, बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मैनी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट थे आपके लिए, तो इसको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दूं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले पढ़ा अपन ने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है बॉडी का, ठीक है, सॉरी सेल का। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस। मैच्योर सभी सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, इरिथ्रोसाइट को छोड़ के। स्केलेटल मसल्स होती है, उसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। जो ये न्यूक्लियस है, सबसे बड़ा है ऑर्गेनेल्स, इसके चारों तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। और ऑर्गन्स के बारे में एक बात बता दूं मैं, सॉरी ऑर्गेनेल्स के बारे में एक बात बता दूं। जितने भी ऑर्गेनेल्स है सेल में, सबकी अपनी मेम्ब्रेन है, सब अपने चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो सेल को कवर करती है, पर जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा मैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सब में अपनी मेम्ब्रेन होती है, सब चारों तरफ से एनक्लोज होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार न्यूक्लियस की भी, ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ भी एक
आवरण होता है जिससे न्यूक्लियस ढका होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ भी एक आवरण होता है जो चारों तरफ से ढका हुआ होता है। ये आवरण, ये न्यूक्लियस होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप नाम सुना होगा ना, एनवेलप होता है ना, एनवेलप में लपेट के अपन लिफाफा टाइप उसमें लपेटा होता है, तो ये एनवेलप है जिसमें पूरा न्यूक्लियस लिपटा हुआ होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, सब में अपना एनवेलप होता है, सब में अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसी प्रकार न्यूक्लियस में भी अपनी प्लाज्मा या मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब साहब, न्यूक्लियस में और क्या क्या चीजें होती है, न्यूक्लियस काम क्या करता है? जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अहम रोल होता है इसका। तो इसका क्या काम है? सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अहम रोल निभाता है। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो भी इसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए की फुल फॉर्म पता है किसी को? कमेंट करके बताओ, मैं भी बता दूंगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अहम, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, उसको डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। जब क्या होता है, जब ये न्यूक्लियस या सेल डिवीजन नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं हो रही, सेल ऐसे ही रखी है, एक सेल है, उसमें डिवीजन नहीं हुआ, नॉन डिवाइडिंग सेल बोल सकते हो उसको। नॉन डिवाइडिंग सेल में जो डीएनए होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल में जो डीएनए होता है, यहां मैं बता दूं आपको, यहां लिख देता हूं। ये न्यूक्लियस है मान लो, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है। तो इसमें ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए का फाइन नेटवर्क पाया जाता है, बहुत सारा एक जाल, जाल टाइप का नेटवर्क पाया जाता है, ये ऐसे डीएनए के अंदर, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी। जब सेल डिवाइड नहीं होती, नॉन डिवाइडिंग सेल होती है, मतलब सेल डिवीजन नहीं हुआ उस सेल के अंदर, तब उस न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो इस कंडीशन में होता है, ठीक है। ये फाइन डीएनए के फाइन नेटवर्क होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं बहुत सारे। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं क्रोमेटिन क्या होता है। डीएनए का फाइन नेटवर्क ही क्रोमेटिन होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन डिवाइडिंग सेल में जो डीएनए होता है उसका फाइन नेटवर्क होता है न्यूक्लियस में, और उस फाइन नेटवर्क को बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। अब बात करें,
जब सेल तैयार हो जाती है या प्रिपेयर होती है कि अब मैं भाई डिवाइड होंगी, अब मुझे कोई मत रोको, अब मैं बटने वाली हूं, ठीक है। जब वो सेल डिवाइड होने लगती है तो जो न्यूक्लियस के अंदर, इसको आप जाल नहीं बोल सकते, फाइन नेटवर्क नहीं है ना, एकदम अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ ये यार धागे हैं, ये 4 धागे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो क्या है, एक फाइन नेटवर्क बना हुआ है डीएनए का, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। जब ये डीएनए सॉरी ये जो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, तो डीएनए का फाइन नेटवर्क, डीएनए का फाइन नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब इस डीएनए को क्या बोलेंगे अपन, यहां पे इस डीएनए को क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिन। जब वो प्रिपेयर होगी सेल डिवीजन के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक बार और समझा दूं मैं आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक समझा देता मैंने। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब मैंने बात की कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का फाइन नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। जब ये सेल डिवाइड नहीं होती, नॉन डिवाइडिंग सेल में, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल में फाइन नेटवर्क होता है डीएनए का, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। उसके बाद जब सेल प्रिपेयर हो जाती है डिवीजन के लिए तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। इसको बोलते हैं हिंदी में गुणसूत्र। आगे बात करेंगे अपन, बहुत पढ़ने को मिलेगा अभी तो ये। तो यहां तक कोई मोटी मोटी बात की अपन ने, ये पॉइंट याद रखना। कई बार पूछ लेते क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये तो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हो गई, ये होगी फाइन नेटवर्क। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या क्या होते हैं न्यूक्लियस में, ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया, ये इसको बोल सकते हो आप क्रोमेटिन। ये नॉन डिवाइडिंग सेल है तो क्रोमेटिन ही बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जब ये सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है तो इसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। फाइन नेटवर्क, ये फाइन नेटवर्क है, वो डिस्टिंक्ट नेटवर्क बन जाता है, ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्रोमेटिन हो गया। अब और क्या पाया जाता है इसके अंदर, कुछ मात्रा में या कुछ अमाउंट में आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए के अलावा आरएनए भी पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्मॉल अमाउंट भी पाया जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है उसमें, एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, एक होता है यहां पे, थोड़ा रफली स्ट्रक्चर होती है, रफली स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस होती है। इसका क्या काम होता है, जो न्यूक्लियोलस है वो मैन्युफैक्चर करती है किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम को मैन्युफैक्चर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये, इधर लिख देते हैं। एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, कौन सी, न्यूक्लियोलस। एक स्ट्रक्चर पाई जाती है न्यूक्लियोलस, इसका क्या काम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइबोसोम। ये क्या करती है, राइबोसोम को बनाती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस।
न्यूक्लियस हैं वो राइबोसोम का निर्माण करते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो फ्रेंड्स, ये था न्यूक्लियल सॉरी तो ये था न्यूक्लियस, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार और रिपीट करवा देता हूं मैं आपको, जो आपको घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी क्लास में याद हो जाए सारा, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें, ये सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। चारों तरफ से ये एक एनवलप से घिरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। सभी सेल में न्यूक्लियस होता है, बजाय एक सेल को छोड़ के जिसको बोलते हैं आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं या सबसे ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं स्केलेटल मसल्स में, क्योंकि वहां पे प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है मसल्स में। तो क्योंकि यहाँ सिंथेसिस होता है ना प्रोटीन का, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है स्केलेटल मसल्स में। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या फंक्शन करती है न्यूक्लियस, ये मेटाबॉलिक सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने में या उसको कंडक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे डीएनए कहा जाता है, ठीक है। वो डीएनए अगर सेल नॉन डिवाइडिंग है, यानी सेल का डिवीजन नहीं हुआ, तो उस डीएनए का फाइन नेटवर्क पाया जाता है उस न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है तो जो डीएनए है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, डीएनए की डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर यानी एक स्पष्ट स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं, इसकी बाद में बात करेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड कुछ अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, रफली स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस, ये वाली स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। वो उसका क्या काम होता है, वो राइबोसोम का निर्माण करती है। क्या करती है वो? राइबोसोम का निर्माण करती है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो प्रोटीन को बनाते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना न्यूक्लियस। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। ये था न्यूक्लियस, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन बात करेंगे राइबोसोम की, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको न्यूक्लियस में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। कुछ इतना खास पूछते नहीं है ज्यादा एग्जाम में, सिर्फ फंक्शन पता होने चाहिए कि ये ऑर्गेनेल्स क्या फंक्शन करता है। इतना कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से, स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप के या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। छोटा सा टॉपिक है ये राइबोसोम। फर्स्ट अपन ने पढ़ा न्यूक्लियस, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। दूसरा ऑर्गेनेल से अपना राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम अभी मैंने आपको बताया था, वहां पे न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। जो न्यूक्लियोलस होता है ये वाला, ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ये भी राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। ये राइबोसोम का निर्माण करता है, मतलब राइबोसोम आसपास होंगे इसके जब ये निर्माण करता है, तो यही होंगे कहाँ ना कहाँ राइबोसोम। और राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो सबसे पहली बात, राइबोसोम
न्यूक्लियस के आसपास जो न्यूक्लियर एनवलप है ना, ये न्यूक्लियर एनवलप इसकी सतह पे चिपके होते हैं, इसकी सतह पे भी चिपके हुए होते हैं और क्लस्टर में भी पाए जाते हैं सेल के अंदर। क्लस्टर, सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि राइबोसोम का क्या काम है। राइबोसोम हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन का निर्माण करती है सेल के अंदर, सेल से फिर वो एक्सपोर्ट होता है और बॉडी में आता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। अब जो राइबोसोम है वो कैसे होते हैं, किसके बने हुए होते हैं? राइबोसोम होते हैं वो एक ग्रेन्यूल्स टाइप के, ये ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं, टीनी ग्रेन्यूल्स यानी छोटे ग्रेन्यूल्स, टीनी ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम टीनी ग्रेन्यूल्स होते हैं। किसके बने होते हैं ये? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करते हैं ये, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कहां पे पाए जाते हैं ये? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप और अब अभी पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ किस लिए बनी है वो? क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के उस पे राइबोसोम लगा के। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियर एनवलप में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप के आसपास पाए जाते हैं। दूसरा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। जब ये राइबोसोम क्लस्टर में होते हैं, ये से ग्रुप बने होते हैं राइबोसोम का, तब ये प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा करते हैं जब ये ग्रुप में होते हैं। तो इस टॉपिक से यानी राइबोसोम से एक ही क्वेश्चन बनता है, पहला कि इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। टीनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का। दूसरा, कहां पाया जाता है ये? एक तो न्यूक्लियर एनवेलप के पास पाए जाते हैं यहां पे, ठीक है। दूसरा पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है उसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम वहां पे पाया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब यहां पे होता है ना ये, यहां पे, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बताई दूं मैं आपको यार, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ बोल सकते हैं अभी, पर जब ये इसमें राइबोसोम आ गए ना, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम, ये आगे इसमें राइबोसोम, तो ये होगी रफ, क्या होगी? रफ ईआर, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब यहां पे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और सेल से प्रोटीन को बाहर निकालते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी के लिए। इसका राइबोसोम प्रोटीन का क्या एग्जांपल ले सकते हो? जैसे एंजाइम हो गए, सॉरी हार्मोन्स हो गए, हॉर्मोन्स, अपनी बॉडी के लिए जो हॉर्मोन्स आते हैं वो सेल से आते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और समझ लो राइबोसोम को। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। टीनी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कहां कहां पाया जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप के पास पाया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस वो राइबोसोम का मैन्युफैक्चर करता है। फिर दूसरी जगह पाई जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रेटिकुलम होती है वो उसकी सतह पे पाए जाते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। फिर ये क्लस्टर में जब होते हैं तो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस ये कहां से करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड से। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, प्रोटीन कहां से मिलता है?
जो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये कहां से करते हैं? एमिनो एसिड से। कहां से करते हैं? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। जब अपन प्रोटीन पढ़ेंगे तब पूरा बताएंगे इसके बारे में। एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये। उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, और यहां से ही ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं। वहां से सेल से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अपन बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन ने आज पढ़ा न्यूक्लियस और उसके बाद पढ़ा राइबोसोम। अब अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ज्यादा अपने को डीप नहीं जाना, सुपरफिशियल पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइन शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे, तो ज्यादा इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब पढ़ेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अपने पिछली क्लासों में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। आपको आवाज तो नहीं आ रही ना? बाहर हमारे बाहर एक गार्डन है, उसमें शादी हो रही है। अरे दीवानो मुझे पहचानो सॉन्ग चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। साउसेग, साउसेग, साउसेग। इसकी जो शेप होती है, इस शेप को बोलते हैं साउसेग शेप। साउसेग शेप्ड। बस ये ध्यान रखना आप। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? साउसेग। साउसेज भी बोल सकते हो या साउसेग भी बोल सकते हो। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी शेप होती है साउसेग शेप्ड। और कई बार इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। कई बार ये तो सबको ही पता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बट कई बार ऐसे ही पूछ ले कि क्यों बोलते हैं भाई पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसकी जो इनर लेयर होती है, मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनेल्स है सबकी अपनी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो देखो, सब अपनी मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इनर लेयर होती है उस पे कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, एटीपी बनाते हैं। एटीपी क्या होता है भाई? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जहां से एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यहां से ही एनर्जी आती है, क्योंकि ये एटीपी है, ये करेंसी है। क्या है? करेंसी ऑफ द सेल। एक मुद्रा है ये। किसकी मुद्रा? एनर्जी की मुद्रा। एनर्जी की करेंसी है ये, ठीक है। तो यहां से एनर्जी मिलती है सेल को, जिससे क्या है, वो
मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी तरह कंडक्ट कर सके और अपने फंक्शन को जो भी उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो एनर्जी चाहिए वो सारी यहां से ले सके। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। साउथ से एक सेप्म होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसकी इनर लेयर होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें पाए जाते हैं कुछ एंजाइम जो क्या करते हैं, एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। और एटीपी है वो सेल की करेंसी है, एनर्जी की करेंसी। ठीक है, इसको सेल को एटीपी एनर्जी देता है। जब सेल इसको ब्रेक डाउन करती है, जब सेल इसको ब्रेक डाउन करती है तो वहां से एनर्जी लीज होती है। जब सेल इसको ब्रेक डाउन, किसको, एटीपी को ब्रेक डाउन करती तो सेल एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है और वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उस जगह पाई जाएंगे जहां पर एनर्जी की जरूरत होगी। अब एनर्जी की जरूरत कहां होगी? जहां अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, सबसे ज्यादा एक्टिव जो पार्ट या एक्टिव ऑर्गन्स जो भी होगा वहां पे सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। अब अपनी बॉडी में सबसे एक्टिव चीज क्या है, सबसे एक्टिव ऑर्गन क्या है? पहला सबसे एक्टिव ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है वो है लीवर। आपको पता है लीवर को क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री या केमिकल लैब, ये आपको पता होना चाहिए। इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे एंजाइम इस लीवर में रहते हैं, इस लीवर में सिंथेसिस होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं। आपको पता है एल्कोहल, जो अपन एल्कोहल पीते हैं वो कहां पे जाता है? लीवर पे। लीवर उसको एब्जॉर्ब करता है, वहां से ही वो एनर्जी भी देता है। और अगर ज्यादा एल्कोहल पीने से क्या होता है? तभी तो लीवर खराब होता है, क्योंकि सारा एल्कोहल एब्जॉर्ब कौन करता है? लीवर। ज्यादा एल्कोहल पीने से लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे या लीवर डिजीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है लीवर में, क्योंकि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होता है लीवर। उसके बाद मसल्स, कोई भी मसल्स उठा के देख लो आप, मसल्स सबसे ज्यादा उसके बाद मसल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि मसल्स भी एक्टिव, कितनी एक्टिव रहती है मसल्स? अपने इनर जो मसल्स हो तो हमेशा एक्टिव रहती है। जैसे अपन कुछ खाते पीते हैं तो जैसे मसल्स ने काम करना स्टार्ट किया, एब्डोमिनल मसल्स ने या स्टोमक मसल्स ने हाथ ऊपर नीचे किया, ये सब मसल्स का खेल है। और वो सारी मसल्स ऐसी जो अपने आप काम कर रही है, तो ये भी मसल्स भी मेटाबॉलिक एक्टिव है। उसके बाद आता है स्पर्मेटाजोवा यानी स्पर्म को भी भाई साहब बहुत एनर्जी चाहिए। स्पर्म में अगर एनर्जी नहीं हो तो वो ओम को कैसे छेद करेगा, ओम में कैसे अंदर घुसेगा, ओम की जो वॉल है उसको कैसे तोड़ेगा? तो उसको भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। स्पर्मेटाजोवा स्पर्म होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते हैं? लीवर, मसल्स और स्पर्मेटोजोवा में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, यही था यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, ये क्लास? अभी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं अपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, फिर माइक्रोफिलामेंट्स में पढ़ेंगे अपन। बहुत सारे फिलामेंट्स बताए थे मैंने आपको, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, कम से कम 40 से 50 मिनट की क्लास हो गई। तो यहां तक फिर रिस्टार्ट करेंगे यहां से अपन को। यहां तक आज अपन ने पढ़ा न्यूक्लियस, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया था।
तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ कमी लगी तो वो कमेंट करके जरूर बताओ, और अच्छी लगी तो एक दिल जरूर भेजना। बाहर शादी हो रही, थोड़ी मैं भी नजारा देख लेता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल नई एनर्जी के साथ, वही जोश के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू, टेक केयर। चलो दोस्तों।